कोरोना काल में अप्रैल के महीने में जिस तरह अचानक संख्या में वृद्धि हुई, कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हुए, वह अप्रत्याशित था। सरकार ने अपनी तरफ से काम तो किए, लेकिन लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको देखा और इसकी आलोचना की। इसी बात के ऊपर मैंने सोचा एक वीडियो बनाने के लिए जिसमें कुछ तथ्यों को मैं उजागर कर सकूं। पहला, कोरोना जब 10 मार्च 2020 से संज्ञान में आया, तब से लेकर 30 मार्च 2021 तक कोरोना के कुल केसेस की संख्या 1.2 करोड़ थी। यानी प्रतिदिन औसत देखा जाए तो लगभग 32,000 कोरोना पेशेंट डेली। और कोरोना का पीक जो था वो 15 सितंबर 2020 को था, जहां कोरोना के पेशेंट्स की संख्या 90,000 के आसपास थी। 20 मार्च 2021 को पूरे भारत में कोरोना पेशेंट्स की संख्या केवल 11,300 थी, और यह 11,300 बढ़कर 30 मार्च 2021 को 55,000 के आसपास पहुंच जाता है। यानी 10 दिन के अंदर करीब 5 गुना वृद्धि। और यही नंबर्स जब हम 7 मई को देखते हैं तो इनकी संख्या करीब 4,20,000 के आसपास पहुंच चुकी होती है प्रतिदिन। यानी अगर हम न्यूनतम से देखें, जो 20 मार्च 2021 को कोरोना केसेज हो रहे थे, उसमें करीब 38 से 40 गुना की वृद्धि, जिस वृद्धि को अप्रत्याशित माना जा सकता है। और अगर एवरेज पर डे के हिसाब से देखें तो कम से कम 11 से 12 गुना की वृद्धि। दोस्तों, कहने के लिए तो बहुत आसान है कि सरकार ने चीज़ों को ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ की, आपदा की एक सीमा होती है। उस सीमा तक ही आप हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद आप कितने भी संसाधन जुटा लें, उसको पूरा नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, इसमें 3 चीज़ें उभर करके आई। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की सीरियस प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि इस सरकार की कमी है, हाँ, अभी तक की सारी सरकारों की कमी है। जब से हम आज़ाद हुए तब से लेकर आज तक स्वास्थ्य के ऊपर जो आवंटन किया गया वह हर तरह से कम था। इस कोरोना काल के बाद निश्चित ही सरकारें ध्यान देंगी कि उन्हें क्या करना चाहिए स्वास्थ्य के लिए। और जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब केवल बेड नहीं होता है। मेरे कुछ मित्र हमेशा कहते थे बेड बढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे बड़ी बात आप समझिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब केवल बेड नहीं होता है। बेड के साथ साथ डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होता है, वार्ड बॉयज़ होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, ये सभी चीज़ें होती हैं। वेंटिलेटर्स चलाने के लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन्स होते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चलाने के लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं। ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बात केवल बेड की नहीं है। और किसी भी डॉक्टर को आप एक सीमा तक ही लोड कर सकते हैं। एक डॉक्टर 10 पेशेंट को देख सकता है, 20 पेशेंट को देख सकता है, लेकिन अगर उसके अंडर में 50 पेशेंट कर दिए जाएँ इस क्रिटिकल कंडीशन में, तो कैसे देखेगा? वो अपने काम को जस्टिफाई नहीं कर सकता। हालांकि उन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया। दूसरी बात, जो ऑक्सीजन की कमी पाई गई, अपनी जानकारी के लिए हम बता दें, हमारे देश में
जिस समय आपदा शुरू हुई, जितनी भी इंडस्ट्री के लोग हैं, टाटा, मुकेश अंबानी, अदानी और जिंदल जी ने अपने स्टील प्लांट के पूरे ऑक्सीजन को डाइवर्ट करना शुरू किया। रेलवे से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया गया। रेलवे के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया, जिसमें ऑक्सीजन के व्हीकल, ऑक्सीजन टैंकर्स लोड करके जल्दी से जल्दी पहुंचाए जा सकें। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज हमारे देश में टोटल 1224 ऑक्सीजन टैंकर्स हैं जो ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं। इसमें स्पेशलाइज्ड बात यह होती है कि ये ऑक्सीजन जो कैरी करते हैं वो -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैरी करते हैं। इनको क्रायोजेनिक टैंकर्स बोलते हैं और ये स्पेशल होते हैं। इनके अंदर डबल लेयर होती है जहां इंसुलेटर्स बीच में भरे जाते हैं और इस डिग्री पे ये कैरी करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ऑक्सीजन की परेशानी इसलिए खड़ी हुई क्योंकि जितने भी हमारे प्लांट हैं ऑक्सीजन के, वो ईस्ट, पूर्व में या पश्चिम में स्थित हैं और देश के सभी हिस्सों में पहुंचाने के लिए उनको कम से कम 6 से 7 दिन का समय लगता है। यहां भारत सरकार ने एयरफोर्स को भी डिप्लॉय किया। एयरफोर्स ने अपने साधनों का यूज करते हुए खाली टैंकर्स प्लांट्स पे उतारने शुरू किए, लेकिन वहां से भरे हुए टैंकर रेल की सहायता से हर जगह पहुंचाए जा रहे हैं। हमें यह जान के आश्चर्य होगा कि करीब 20 मई 2021 तक 200 से ऊपर ऑक्सीजन ट्रेन्स चल चुकी थी, जिन्होंने डेली करीब 800 मीट्रिक टन गैस ले जाने में सफलता पाई, जगह जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। जहां तक ऑक्सीजन उपलब्धता की बात है, हमारे देश में ऑक्सीजन की पूरी रिक्वायरमेंट 900 मीट्रिक टन के आसपास है, जबकि देश में अवेलेबल गैस 1600 मीट्रिक टन से भी ऊपर है, यानी लगभग दोगुनी के आसपास। तो ऑक्सीजन की कमी नहीं है। जो ऑक्सीजन टैंकर्स उनको कैरी करते हैं, क्रायोजेनिक टैंकर्स, और उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आता है, इस पूरे डिले के कारण ऑक्सीजन की किल्लत क्रिएट होती है। और दूसरी बात, ऑक्सीजन के जो संयंत्र हैं वो केवल लिमिटेड प्लेसेस में लगे हुए हैं, जैसे ईस्ट और वेस्ट में लगे हुए हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन में देरी होती है। और क्रायोजेनिक टैंकर्स जब रोड से चलते हैं तो उनकी स्पीड केवल 30 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है। तो आप समझ सकते हैं, इन सब परेशानियों के बावजूद भी जो सरकार ने किया वो प्रयास सराहनीय है। और हम ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया और चीज़ों को छोड़ दिया। तो ऑक्सीजन की उपलब्धता, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था उसको करीब सरकार ने मार्केट में उपलब्ध कराया। 1.6 लाख इंजेक्शन्स तुरंत मार्केट में डाले गए। ये सभी काम सरकार ने किया, लेकिन क्या इतना काफ़ी है? किसी भी आपदा के लिए इतना काफ़ी नहीं है। मैं नारायणा हॉस्पिटल के माननीय देवी शेट्टी जी जो डायरेक्टर हैं, उनका स्टेटमेंट सुन रहा था। उन्होंने बोला, इस अचानक बढ़े हुए नंबर को आप किसी देश को दे दीजिए, किसी विकसित देश को दे दीजिए, अमेरिका को दे दीजिए, जर्मनी को दे दीजिए, कोई भी देश इस तरह के नंबर्स को संभाल नहीं सकता था। भारत की बात ही छोड़िए। तो मैं ये नहीं कहता हूं हमें यह बात सुनकर संतुष्ट हो जाना चाहिए। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत तेजी से काम करना है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं, उसमें डॉक्टर्स आते हैं, नर्सिंग स्टाफ आता है, उसमें पूरा तंत्र आता है जिसमें वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सारी सुविधाएं आती हैं। इन सभी चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस विषय में प्राथमिकता के आधार पर राज्यों और केंद्र को दोनों को काम करना चाहिए, जिससे आने वाली आपदा से हम बेहतर तरीके से निपट सकें। धन्यवाद। जय हिंद।